सुप्रभात प्यारे बच्चों। तो पिछले वीडियो में मैंने साइलेंट वैली का जिक्र किया था। साइलेंट वैली क्या है और सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गईं, वो मैं आपको बताती हूँ। केरल में स्थित साइलेंट वैली भारत का एकमात्र वर्षा वन है जहाँ वन्य जीवन प्रचुर मात्रा में है। कुछ सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सरकारी कदमों से उससे खतरा पैदा हो गया था। तब भारत भर के पर्यावरण प्रेमी चिंतित हो उठे थे। सालिम अली ने तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मुलाकात कर उसे व्यापक विनाश का चित्र समझाते हुए बताया होगा कि यदि उसे नहीं बचाया गया तो वन्य पशु पक्षियों और वनस्पतियों की अनेक प्रजातियां सदा के लिए नष्ट हो जाएंगी। आने वाली पीढ़ियां उन्हें देख भी नहीं पाएंगी। धीरे धीरे केरल का हरा भरा प्रदेश थार का रेगिस्तान बन जाएगा। क्या कोई देश प्रेमी ऐसा होने देगा? चौधरी साहब ग्रामीण पृष्ठभूमि के नेता थे, इसलिए सालिम अली की बातें सुनकर उनकी आंखें नम हो गई। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? जाबिर हुसैन कहते हैं, क्या सालिम अली भी नहीं है जिन्हें प्रकृति की इतनी चिंता थी, और चौधरी साहब भी नहीं हैं जो इन सारी बातों को समझते थे? तो बचा कौन है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? सौंधी माटी अर्थात जो माटी में जो बहुत खुशबू आती है, माटी की जो खुशबू होती है, जो या कहें हम खुशबूदार जो माटी होती है, उसे हम कहते हैं सौंधी माटी। अर्थात जो ग्रामीण जीवन को समझ सके, जो प्राकृतिक जीवन को समझ सके, अब ऐसा कौन है? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? लेखक कहता है कि अब कौन है जिसे प्रकृति की, पर्यावरण की या पक्षियों की चिंता है? सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ अ स्पैरो। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखें। D.H. लॉरेंस एक अंग्रेज़ी उपन्यासकार थे। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी पत्नी से अनुरोध किया गया कि वे अपने पति यानी D.H. लॉरेंस के विषय में कुछ बताएं। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी। फ्रीडा जो थी वो D.H. लॉरेंस की पत्नी थी, तो वो उनके बारे में बहुत सारी बातें बता सकती थी, लिख सकती थी। लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। असंभव यानी मुश्किल सा है, मुमकिन नहीं है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। जो फ्रीडा लॉरेंस थी वो कहती है कि मेरे लिए तो उनके विषय में कुछ भी लिखना असंभव है, लेकिन मेरी छत पर जो गौरैया बैठती है वह लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। फ्रीडा लॉरेंस चाहती तो अपने पति के बारे में बहुत कुछ लिख सकती थी, लेकिन वे कहती है कि मेरे लिए वो लॉरेंस के बारे में कुछ भी लिखना असंभव है।
लेकिन मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया मुझसे भी ज़्यादा लॉरेंस के बारे में जानती है। उनकी इस बात से पता चलता है कि जो D.H. लॉरेंस का जीवन था वो पक्षियों के कितने नज़दीक था, कितने करीब था, कि पक्षी उनके विषय में सब कुछ जानते थे। फ्रीडा की बातों से यह पता चलता है कि उनका जीवन जो था वो भी सालिम अली की तरह ही पक्षियों के लिए समर्पित था। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। बचपन में एक बार जब वे एयर गन से खेल रहे थे तो उस एयर गन से एक गौरैया घायल हो गई थी और उस गौरैया ने उन्हीं के सामने बहुत तड़प तड़प कर अपना जीवन त्याग दिया। लेकिन उस एक घटना ने उनके जीवन का बिल्कुल लक्ष्य ही बदल दिया और वे पक्षियों की रक्षा के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वे लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। नैसर्गिक जिंदगी यानी बिल्कुल स्वाभाविक जिंदगी। जैसे लॉरेंस प्रकृति के वातावरण में एक स्वाभाविक जीवन जी रहे थे, वैसे ही सालिम अली का जीवन भी प्रकृति के साथ बिल्कुल स्वाभाविक हो गया था। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। यहाँ पर लेखक कहना चाहता है कि सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू नहीं थे, एक सीमित नहीं थे, दिखावा नहीं थे, बल्कि वे तो अथाह सागर थे। ऐसा सागर जिसकी गहराई को नापना असंभव होता है। अथाह सागर जिसका कोई अंत दिखाई नहीं देता। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, भ्रमणशील यानी उनका जो घूमने का स्वभाव था, यायावरी यानी घुमक्कड़ी, अर्थात वे हमेशा घूमते रहते थे, उन्हें घूमने की आदत थी। वह एक स्थान पर रुककर नहीं ठहरते थे। उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं। जैसा कि लेखक ने शुरू में कहा था कि आज भी वह ऐसा लगता है जैसे उनके आसपास हैं। वो कहते हैं कि वो हमेशा कभी रुकते नहीं थे, घूमते रहते थे, हमेशा उन्हें आदत थी। तो आज भी ऐसा लगता है कि जैसे वह पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं, यानी पक्षियों की खोज में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। लेखक कहता है कि ऐसा लगता है कि जैसे अभी वो थोड़ी बहुत देर में ही अपने गले में दूरबीन लटकाए हुए खोजपूर्ण नतीजों के साथ, कि उन्होंने इस यात्रा में क्या खोजा, अपने नतीजों के साथ वो वापस लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं, सालिम अली तुम लौटोगे ना? लेखक कहता है कि जब तक सालिम अली लौटते नहीं हैं, क्या यह मान लिया जाए कि वह घूमने गए हैं, उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं, मेरी आंखें भीगी हुई हैं, सालिम अली तुम लौटोगे ना? लेखक कहता है कि क्या तुम वास्तव में लौटोगे? आपने इस पूरे अनुच्छेद में जाना कि लेखक ने बताया है कि सालिम अली ने फॉल ऑफ अ स्पैरो नाम से अपनी आत्मकथा रची थी और उस आत्मकथा को पढ़कर लेखक को D.H. लॉरेंस की याद आती है, जिनके देहांत के बाद उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से उनके बारे में कुछ लिखने को कहा गया तो वे कहती हैं कि वे अपने पति के प्रेम और व्यवहार को शब्दों में बांधने में असमर्थ हैं। उनका जीवन
खुली किताब जैसा उनकी छत पर बैठने वाली गौरैया भी कहीं अच्छी तरह जानती हैं। वे अपने पति के प्रेम और व्यवहार को शब्दों में बांधने में असमर्थ थीं। सालिम अली पक्षियों के माध्यम से खोज के नए नए तरीके अपनाते रहे और एक विशेष स्थान प्राप्त करने के बाद भी उनका विश्वास एक पल के लिए नहीं डगमगाया। वे प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त जीवन का प्रतिबिंब थे। आखिर में लेखक बताता है कि सालिम अली का प्रकृति अनुभव अथाह सागर के समान था। उनको जानने वाले लोग यही सोच रहे थे कि सालिम अली अंतिम यात्रा पर न जाकर पक्षियों की खोज में जा रहे हैं और शीघ्र ही लौट आएंगे। सभी यही चाहते हैं कि सालिम अली वापस उन सब के पास आ जाएं।